हेलो वीवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। वीवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे देखिए दो तरीके से क्वेश्चन जो है बहुत मैं आपसे अच्छे डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो जो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़, लॉज एंड कैपिटल मार्केट का पेपर है, तो मैं उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। ये सीक्वेंस थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। एक्चुअली एक क्वेश्चन बैंक है, तो मैं आपसे 4-5 पार्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि 2 जुलाई से सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू हैं। केवल एक हफ्ते का टाइम ही रह गया है। ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर रह गया है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा और ये वाला भी मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। दूसरा ये, आप जो अगर एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी के व्यूवर्स अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। और व्यूवर्स, ये सारे मैं अपने क्वेश्चंस अपनी उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। एनटीए नेट वाली तो दूसरी प्लेलिस्ट है और सब्जेक्ट वाली दूसरी प्लेलिस्ट है, तो मैं इसको 2 तरीके से अपलोड करता हूँ, ठीक है। और 6 सब्जेक्ट मैं ख़त्म कर चुका हूँ, इसमें 4 सब्जेक्ट रह गए हैं, तो वो भी मैं 4-5 दिन में एमकॉम के ख़त्म कर दूंगा। बीकॉम के मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ। आप अगर क्वेश्चन बैंक मंगाना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये 100 रुपये में आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको दे दिया जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहते हैं तो वो केवल 10 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट के दे दिए जाएंगे। 100 रुपये में सिर्फ आपको 500 क्वेश्चन का लगभग एक ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। बाकी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए पार्ट 1 डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाणिज्यिक पत्र न्यूनतम मूल्य के लिए जारी किया जाता है 5 लाख रुपए के लिए कम से कम। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में आते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह और वाणिज्यिक बैंक ये सभी आते हैं। पूंजी बाजार कंपनियों का डैश ऋण उपलब्ध कराता है। देखिए, पूंजी बाजार जो है ना, वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। पूंजी बाजार में लेन देन होता है तो इक्विटी उपकरणों में और ऋण उपकरणों में, दोनों में होता है। भारत के प्रमुख पूंजी बाजार हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही हैं। कमोडिटी बाजार में लेन देन करने के लिए ज़रूरी है तो ट्रेडिंग खाता होता है ज़रूरी, ध्यान रखिएगा। कमोडिटी बाजार में व्यवहार होता है तो देखिए ये ज्वार, चना जो है ना, इन सभी में होता है, तो सही आंसर है ये सभी। वस्तु बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें प्राथमिक अर्थव्यवस्था की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। तो ये कथन सत्य है क्या? बिल्कुल, ये कथन सत्य है। भारत में कुल कितने कमोडिटी एक्सचेंज हैं? 22। MCX का पूरा नाम बताइए। तो वह मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। डैश बाजार में मौजूदा निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने में मदद करता है। द्वितीयक बाजार। डैश यह संस्था है जो दीर्घकालीन परिपक्वता वाले मौजूदा प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करती है। तो वह है स्टॉक एक्सचेंज। व्यापार निष्पादित होने के बाद दलाल निवेशक को अनुबंध नोट जारी करता है 24 घंटे में। यह स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रत्येक लेन देन को सौंपी गई संख्या है और अनुबंध नोट पर मुद्रित की जाती है। तो वो होती है यूनिक ऑर्डर कोड, ठीक है, UOC बोलते हैं शॉर्ट में, यूनिक ऑर्डर कोड। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वो होता है डीमैटेरियलाइजेशन, ठीक है। यह एक बैंक की तरह कार्य करता है और निवेशक की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूति रखता है। डिपॉजिटरी। डीमैट खाता खोलने के लिए एक निवेशक को ब्रोकर को जो अनिवार्य विवरण देना होता है वो होता है पैन नंबर। स्टॉक एक्सचेंज मार्ग व आपूर्ति की शक्तियों के माध्यम से
प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र के रूप में काम करता है। तो ये कार्य करता है सुरक्षा का मूल्य निर्धारण। एक कंपनी प्राथमिक बाजार के माध्यम से पूंजी जुटा सकती है। तो देखिए, समता अंश हो गई, पूर्वाधिकार अंश हो गया और ऋण पत्र हो गया। तो सही आंसर है ये सभी। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का निवेश होता है, तो लार्ज कैप फंड में भी, मिड कैप फंड में भी और स्मॉल कैप फंड में भी। तो सही आंसर है ये सभी। किसी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचकर पूंजी जुटाने के लिए कौन से बाजार में जाना पड़ता है? द्वितीयक बाजार में। डेट म्यूचुअल फंड अपनी पूंजी निवेश करता है ट्रेजरी बिल्स में। एनपीएस का पूरा नाम क्या है? तो वो है नेशनल पेंशन स्कीम। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम निवेश की सीमा होती है 1,50,000। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का संचालन करता है पोस्ट ऑफिस। सोने में निवेश शेयर बाजार के माध्यम से किसी स्कीम के तहत किया जा सकता है, तो वो है गोल्ड ईटीएफ स्कीम द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? पोस्ट ऑफिस द्वारा। विनियोग प्रक्रिया की अवस्थाएं कहलाती हैं। तो देखिए, ना तो वो निवेश नीति है, ना निवेश विश्लेषण है और ना ही पोर्टफोलियो निर्माण है। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऋण पत्रों में जोखिम होता है, तो वो होता है कम जोखिमपूर्ण। भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक। इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, तो वो अवैध ट्रेडिंग कहलाती है। द्वितीयक बाजार में निवेशकों को होता है, देखिए, उनको मुनाफा भी होता है और उनको हानि भी होती है। तो सही आंसर है दोनों। दुनिया का सबसे तेज गति वाला स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, तो वो है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सबसे तेज गति वाला हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार हो गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के कौन से नंबर में पे आता है? 10वें पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुल कितनी पूंजी है? $2.99 ट्रिलियन। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है, यह नारा किसने दिया है? ये सेबी द्वारा। सेंसेक्स का आधार वर्ष माना जाता है, तो सन 1978-79 को माना जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए। केंद्रीयकृत स्थान बाजार स्थान जहां एजेंट कुशलतापूर्वक और जल्दी से लेन देन कर सकते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। द्वितीयक बाजार। बीएसई सेंसेक्स में कितनी कंपनियों के स्टॉक सम्मिलित हैं? 30। सार्वजनिक बाजारों के वित्तीय साधनों में शामिल हैं शेयर। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्म के अतिरिक्त ऋण साधन या इक्विटी उपकरण को वर्गीकृत बाजारों में शामिल किया गया है, तो उनको प्राथमिक बाजार में किया गया है। संरचित बाजार का वह प्रकार जिसके माध्यम से वित्तीय संसाधनों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक की मदद से धन प्रवाहित किया जाता है, तो वो होता है वित्तीय बाजार। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का हिस्सा नहीं है? रिजर्व बैंक। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार वो एक दूसरे के पूरक हैं। द्वितीयक बाजार वह बाजार है जहां स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। सब ब्रोकर निवेश और ब्रोकर के बीच का मध्यस्थ होता है, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। द्वितीयक या सहायक बाजार किससे संबंधित है? तो देखिए, प्रतिभूतियों में वो तरलता भी उत्पन्न करता है और नए निवेश को प्रोत्साहित भी करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा ग्रेड इशू के सशक्त आधार को प्रकट करता है? तो वो है आपका ग्रेड 5। MCX किससे संबंधित है? सेवा बाजार से। बॉन्ड्स निम्न में से कौन से प्रकार के होते हैं? अशोधनीय बॉन्ड्स। विनियोग प्रबंध का उद्देश्य है, तो वो है कर के भार में कमी।
स्कंद मध्यस्थ का अन्य नाम है, तो वो है पंजीकृत प्रतिनिधि। ठीक है। कंपनी के सिंकिंग फंड प्रावधानों के अंतर्गत सिंकिंग फंड को कौन चलाता है? निर्गमनकर्ता। आपके द्वारा क्रय किए गए अंश आपको डीमैट खाते में जमा किए जाते हैं सामान्यतः। तो देखिए तीनों ऑप्शन सही है कि व्यवहार वाला दिन प्लस 3 दिन, व्यवहार वाला दिन प्लस 2 दिन और व्यवहार वाला दिन प्लस 1 दिन। तो सही आंसर है ये सभी। प्राथमिक बाजार के बिचौलिए कहलाते हैं, तो देखिए मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर्स और शेयर ट्रांसफर एजेंट, है ना, ये सभी इसका सही आंसर है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में स्कंद विपणि में निवेश किया जा सकता है, तो देखिए वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा भी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा भी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है CIBL किस देश की क्रेडिट एजेंसी है? थोड़ा सा व्यूअर्स मेरे को इसके बारे में डाउट है ना। पूंजी बाजार की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए तीनों ही विशेषताएं हैं। लंबी अवधि के निवेशों का सौदा किया जाता है, एजेंटों की आवश्यकता होती है और यह सरकारी नियमों और विनियमों द्वारा संचालित होता है। तो सही आंसर है ये सभी। 2 और 14 दिनों के बीच की अवधि के लिए उधार ली या दी जाने वाली राशि कहलाती है, वो कहलाती है नोटिस मनी। भारतीय मुद्रा बाजार में केंद्रीय भूमिका निभाता है क्योंकि वह मुद्रा बाजार को नियमित और नियंत्रित करता है। ठीक है। तो व्यूअर्स इसके बारे में भी थोड़ा सा मेरे को डाउट है, वैसे सेबी होना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है ना। पूंजी बाजार में क्या है? एक्चुअली उसमें स्कंद विपणि है, स्टॉक एक्सचेंज है। पोर्टफोलियो संरचना में क्या सम्मिलित है? तो स्टॉक मार्केट की प्रतिभूतियाँ। निवेश वातावरण में शामिल है, तो उद्योग का अध्ययन, फर्म का अध्ययन और अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है? बेस रेट। कौन सी प्रतिभूति विमोचन योग्य नहीं होती? समता पूंजी। समता पूंजी की विशेषता क्या होती है? देखिए इसमें जो एक्चुअली जो है समता पूंजों में वैसे इनको जो है वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, समता जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं। आईपीओ ग्रेडिंग ऐच्छिक है, तो ये बिल्कुल असत्य है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, तो वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और ये अमेरिका में है, ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? सन 1991 में। बॉन्ड फेस वैल्यू से कम मूल्य पर जारी किया जाता है, तो वो है डीप डिस्काउंट। ISIN से तात्पर्य है, तो ये है आपका एक्चुअली इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। MCX संबंधित है किससे? कमोडिटी एक्सचेंज से। कौन सी पूंजी विमोचन योग्य नहीं होती? समता पूंजी। प्राथमिक बाजार में सेबी की भूमिका है, तो देखिए विवरण के स्वरूप में सुधार करना, मुख्य संस्थाओं का पंजीयन करना या रजिस्ट्रेशन करना और मर्चेंट बैंकर्स का रजिस्ट्रेशन करना। तो सही आंसर है ये सभी। स्कंद विपणि का कार्य पूंजी को क्या प्रदान करता है? तरलता। अंश मूल्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण निर्धारक है? बीटा। अंश दलाल सदस्य होते हैं स्कंद विपणि के। स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का तात्पर्य, तो सी एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों। यदि मूल्य अर्जन अनुपात 14 है तथा अंश का बाजारी मूल्य 84 रुपये है, ठीक है, तो प्रति अंश उपार्जित आय क्या होगी? तो 6 होगी, आप उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वो ही सन 1964 में। NBFC का पूरा नाम क्या है? तो वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। प्रतिभूति में सम्मिलित है, तो अंश, स्टॉक और ऋण पत्र ये सभी सम्मिलित होते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज संबंधी विधान में सम्मिलित है, तो ये तीनों ही है, प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956 और सेबी अधिनियम 1992, तो ये सभी सम्मिलित है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो प्राथमिकता स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रा बाजार की प्रतिभूति नहीं है? तो वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसे शॉर्ट में एनएससी बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एक कंपनी प्राथमिक बाजार के माध्यम से पूंजी जुटा सकती है, तो समतांश, पूर्वाधिकार अंश और डिवेंचर, तो सही आंसर है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का घटक है? तो ये तीनों ही हैं, समता बाजार भी, ऋण बाजार भी और व्युत्पन्न बाजार भी, तो सही आंसर है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार पूंजी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका भी आंसर है ये सभी, विकास बैंक भी, वाणिज्यिक बैंक भी और स्टॉक एक्सचेंज, तीनों ही करते हैं। पूंजी बाजार में कारोबार करने वाले उपकरण कौन से? तो इसमें भी तीनों ही हैं, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर, तो इसका आंसर भी है ये सभी। सेबी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्तमान में यह एक गैर वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। एक कंपनी के लिए पूंजी निर्माण में प्राथमिक बाजार की भूमिका है, वह सार्थक। बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के मुख्य पक्षकार होते हैं, तो तीनों ही होते हैं, निर्गमन कंपनी भी और सिंडिकेट सदस्य भी और बुक रनर भी, है ना, तो ये सभी इसका सही आंसर है। बुक बिल्डिंग निर्गमन का आकार कर दिया जा सकता है, तो 75% या 100%। अधिकार अंश के आवेदन करने के लिए अंशधारक को समय दिया जाता है, तो न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 30 दिन। सार्वजनिक निर्गमन जो पब्लिक इशू होते हैं, तो संबंधित नियामक एजेंसी कौन सी है? तो देखिए सेबी भी है, स्टॉक एक्सचेंज भी है और रिजर्व बैंक भी है, तो सही आंसर है ये सभी। स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है? तो सही आंसर है डी, कोई भी न्यूनतम जो राशि है वो फिक्स नहीं है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सीडीएसएल एक अच्छी तरह से स्थापित बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान है जिसके द्वारा प्रचारित किया जाता है, वो होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सीडीएसएल भारत के कौन से नंबर की एक डिपॉजिटरी नियामक है? ठीक है, द्वितीय, सेकंड। एनएसडीएल क्या है? तो वो भी एक डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल। नवंबर 2020 तक कुल डीमैट खातों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 3,03,02,586। स्टॉक बाजार में शेयर ट्रेडिंग की जा सकती है, तो देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही की जा सकती है। एनएसडीएल और सीडीएसएल प्रत्यक्ष डीमैट खाता खोल सकते हैं, तो क्या ये कथन है? तो देखिए ये सत्य भी है, असत्य भी है और संदेहात्मक भी है, तो सही आंसर है ये सभी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे शॉर्ट में आईपीओ लिखा जाता है, वैसे ऑफर होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के लिए भी निवेशक का अनिवार्य है, तो डीमैट खाता, ठीक है। चलिए, डीमैट खाते की विशेषताएं हैं, तो सुरक्षित स्थानांतरण, तेज प्रक्रियाएं और कॉर्पोरेट लाभ, तो सही आंसर है सभी। डीमैट खाते के लाभ हैं, तो जोखिम में कमी भी होती है, कम लागत भी होती है और तत्काल लेन देन भी किया जा सकता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। डीमैट खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात होते हैं, तो बैंक पासबुक विवरण अंतिम 3 माह का, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। सीडीएसएल में सीधे डीमैट खाता खोला जा सकता है, तो ये कथन है बिल्कुल और बिल्कुल असत्य है। एक निवेशक दूसरा डीमैट खाता भी खोल सकता है, हाँ। डीमैट खाता खोलने के लिए बैंक विवरण की आवश्यकता होती है, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। डीमैट खाता संयुक्त नाम से खोला जा सकता है, बिल्कुल हाँ। एचयूएफ खाता किसके नाम से खोला जा सकता है? तो तीनों ही आंसर सही हैं। वर्तमानकर्ता, एचयूएफ, पैन कार्ड धारक और मृतकर्ता, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी।
HUF खाते में नामांकन सुविधा दी जा सकती है? नहीं। क्या एक NRI को डीमैट खाता खोलने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक है? नहीं। भौतिक संपत्तियों को ही डीमैट खाते में डीमैटेरियलाइज्ड किया जाता है, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। डीमैट खाते में कितने नॉमिनी हो सकते हैं? केवल एक। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक हो सकता है, तो वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। स्कंद विपणी में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, वो डीमैट खाते के द्वारा होता है। डीमैटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया है, तो देखिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि डीपी के साथ डीमैट खाता खोलना और कागजी प्रमाण पत्रों को निरस्त या बिल्कुल रद्द कर देना और CDSL सिस्टम में डीमैट निवेदन स्थापित करना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। डीमैट प्रक्रिया अपनाने में तेजी का कारण है, तो तीनों ही है कि अनिवार्यता का अनुपालन, प्रतिभूतियों में व्यवहार और इसके साथ जुड़े लाभ। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। डीमैट की विशेषता नहीं है, वो है तीव्र सेटलमेंट चक्र। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी जो शॉर्ट में कहते हैं ना, तो पूरा नाम होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है? सेबी के द्वारा। निक्षेपागार पद्धति का दूसरा नाम है, तो वह स्क्रिप्टलेस व्यापार प्रणाली। भारत में निक्षेपागार पद्धति की आवश्यकता पड़ी, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, कि विदेशी निवेशकों की बढ़ती संख्या, वित्तीय संपत्तियों में बढ़ते लेन देन के कारण और भौतिक प्रतिभूतियों के आदान प्रदान में बढ़ती कठिनाइयों के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। NSDL एक वित्तीय संगठन कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। वर्तमान में भारतवर्ष में दोनों डिपॉजिटरी में कुल कितने डीमैट खाते हैं? 3 करोड़ से अधिक। डीमैट खाता खोलने के लिए कितने शेयर होने अनिवार्य हैं? 0, 0 अंश। IPO शेयर क्रय करने के लिए डीमैट खाता है, बिल्कुल अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। NSDL एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, तो यह कथन है बिल्कुल सत्य। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट का कि VSAT की फुल फॉर्म बताइए, तो वो है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ठीक है, टर्टिमल। ठीक है, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्टिमल। तो व्यूवर्स, मैंने आपको ये लगभग 120 क्वेश्चन समझाए हैं, तो इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप लोग जो है उसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक्चुअली थोड़ी सी मैंने स्पीड हाई रखी है, अगर आपको हाई लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको स्लो भी बता दूँगा। बच्चे कहते हैं कि सर 20-22 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो और उसमें आप 100 क्वेश्चन लगभग दे दीजिए। तो ऐसे ही बच्चे हैं और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो रखिए। तो दोनों तरीके के बच्चे हैं, फिर भी प्रयास करता हूँ कि सभी तरीके के बच्चे सेटिस्फाइड हो पाएँ। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।